हे पीव কেমন আছো তোমরা। सो दो बाप बेटे जिनके बीच बहुत ज्यादा दूरी आ चुकी थी पुराने एक राज की वजह से, एंड उसी राज का पता लगाने के चक्कर में ये एक ऐसे दरवाजे को खोल देते हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। पर ये कहानी देखना हमारे लिए कितना अच्छा होता है वही हम आज इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि आज हम इसी साल रिलीज हुई इंसीडियस की 5th पार्ट यानी कि इंसीडियस द रेड डोर को देखने वाले हैं, जो कि इंसीडियस पार्ट 2 की डायरेक्ट सीक्वल है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले इसके प्रीवियस 4 पार्ट्स में से पहले 2 को देख लो ताकि आपको ये वाली पार्ट अच्छे से समझ आए। एंड रही बात 3rd एंड 4th पार्ट की, तो वो दोनों प्रीक्वल्स यानी कि पार्ट 1 के पहले की स्टोरीज है, सो आप उन्हें बाद में भी चेकआउट कर सकते हो। ऑल्दो मर्जी आपकी है। मैं प्रीवियस चारों ही पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन लिंक ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। खैर तो चलिए बढ़ते हैं अब इस मूवी की तरफ, एंड वक्त को और बिल्कुल भी जाया ना करते हो विदाउट एनी मोर फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। सो मूवी के स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी सेकंड पार्ट की एंडिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे एलिस के फ्रेंड कार्ल ने जॉश एंड डाल्टन दोनों की ही मेमोरीज 1 साल सप्रेस्ड कर दी थी, जिससे वो दोनों अपने बॉडी से निकल ट्रैवल करना, इस पावर को यूज करना भूल गए। एंड साथ ही साथ उस दौरान उनके फैमिली के साथ जो भी हुआ वो भूल गए, और यही उचित भी था उनके जान को बचाने के लिए। पर ये तो रही पहली की बात। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में, यानी कि 9 साल बाद, जहाँ पे हम पूरी लैम्बर्ट फैमिली को एक साथ देख पाते हैं, सिवाय जॉश के मां लॉरेन के, क्योंकि उसी के फ्यूनरल में ये सब साथ खड़े थे। एंड लैम्बर्ट फैमिली में सिर्फ यही एक चेंज नहीं था, बल्कि पूरी फैमिली की ही ज्योग्राफी बदल गई थी। जैसे कि रेने एंड जॉश का डिवोर्स हो चुका था, बच्चे अब सिर्फ रेने के पास ही रहते थे। जॉश हफ्ते में सिर्फ एक ही बार अपने बच्चों से मिल पाता था, एंड डाल्टन तो अपने बाप जॉश से ढंग से बात भी नहीं करता था। एंड इतना सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि जब सेकेंड पार्ट में जॉश ब्राइट इन ब्लैक द्वारा पोजेस्ड हालत में रेने एंड बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा था, तो उसी चीज को बच्चे लंबे वक्त तक भूल ना पाए। एंड रेने भी अपने बच्चों को ये समझाते थक गई कि वो तुम्हारे पापा जॉश नहीं बल्कि एक बुरा सपना था। सो इसीलिए आखिरकार थक हार के रेने ने जॉश को डिवोर्स दे दिया। वाह क्या रीजन था। ऑल्दो रीजन एक ये भी था कि जॉश मेमोरी सप्रेस्ड के बाद से ही अपने आप में खोया एंड थोड़ा कंफ्यूज सा रहता था, एंड इसलिए वो किसी को ध्यान और टाइम नहीं दे पाता था। और यही वजह थी कि डाल्टन अपने बाप से इतना चिढ़ता था। मतलब कि मूवी के शुरुआत में ही पूरी कहानी की कायाकल्प कर दी, क्योंकि इसके प्रीवियस दोनों पार्ट्स में फैमिली बॉन्डिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस फ्रेंचाइजी की। एंड जॉश की हालत तो इन लोगों ने बिल्कुल एमसीयू के थॉर जैसी कर दी है, जिसने अपने फैमिली एंड बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया, अपने जान को खतरे में डाला, अपनी 1 साल की मेमोरीज उड़वा दी। आज वो अपने कश्मकश एंड सारे प्रॉब्लम से अकेले ही जूझ रहा था। एनीवेज नाउ फ्यूनरल से निकलते वक्त रेने जॉश को बोलती है कि डाल्टन अगले हफ्ते से कॉलेज जा रहा है, सो वो उसे छोड़ने क्यों नहीं जाता। अब जॉश ये चाहता तो था, लेकिन उसे पता था कि डाल्टन उसे साफ मना कर देगा, इसलिए वो भी रेने को मनाकर वहां से निकलने लगता है। बट तभी उसे उधर फ्यूनरल में एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जो कि उसे काफी पहचाना हुआ लग रहा था, बट वो चाहकर भी उसे याद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो ओल्ड मैन कार्ल था जिसने उसकी मेमोरी सप्रेस्ड की थी। अब कार्ल इतने सालों बाद उधर बस लॉरेन के फ्यूनरल के लिए आया था, इसलिए वो जॉश को ज्यादा बॉदर ना कर उसे बेस्ट विशेस देके वहां से चला जाता है। एंड जॉश भी इस बारे में ज्यादा ना सोच रेने की बात मान अब डाल्टन को कॉलेज ले जाने के लिए मैसेज करता है, जिसपे डाल्टन भी थोड़ा हेजिटेट करते हुए मान जाता है। बट वाइल दिस हम व्यूअर्स क्लियरली जॉश के कार के पीछे किसी को स्लोली उसके तरफ बढ़ते हुए देख पाते हैं, जो कि कुछ देर में गायब भी हो जाता है। बट ये चीज जॉश नहीं देख पाता, एंड वहां से कार लेके चला जाता है। और तब इस मूवी का टाइटल हमें दिखाया जाता है, मतलब कि अब तक इस मूवी का इंट्रो चल रहा था, व्हिच इज नॉट दैट बैड। खैर नाउ अब एज पर द प्लान जॉश डाल्टन को कॉलेज छोड़े जाता है, जहाँ पे डाल्टन अपने रूम में अपनी पूरी फैमिली की अपनी खुद की बनाई हुई ड्राइंग्स लगाता है, जिसमें सिर्फ जॉश की ही तस्वीर नहीं थी। एंड इसे देख जॉश को बेहद बुरा लगता है, एंड उन दोनों के बीच एक पार्टी में जाने को लेकर बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जॉश रोते हुए कॉलेज से बाहर चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ये सब डिजर्व नहीं करता था। एंड वाइल देयर आर्ग्यूमेंट हमें ये भी पता चलता है कि बचपन में जॉश के डैड उसे और उसके मॉम को छोड़कर चले गए थे, मींस कोई अच्छे डैड नहीं थे। एंड इसलिए जॉश और ज्यादा करके ट्राई करता था कि वो अपने डैड जैसा बिल्कुल ना बने, लेकिन अफसोस उसके खुद के बच्चे ये आज नहीं समझ रहे थे। एंड यहाँ मैं बता दूं कि ये जॉश के डैड वाला एंगल इस फ्रेंचाइजी में न्यू जोड़ा गया है, सो इसे याद रखना, इस मूवी में आगे ये वाला एंगल काम आएगा। एनीवेज नाउ जो कि डाल्टन अब कॉलेज में सेटल हो रहा था, इसलिए उसे एक रूममेट भी मिलता है,
क्रिस। बट सरप्राइजिंगली ये क्रिस एक लड़की थी, जिस वजह से इंट्रोवर्ट डाल्टन को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। बट क्रिस जो कि बहुत ज्यादा ही एक्सट्रोवर्ट थी, वो डाल्टन के ऑकवर्डनेस को देख तुरंत ही रूम चेंज करने की अर्जी डाल देती है। बट रूम चेंज होने में एक दिन का वक्त लगेगा बोलकर क्रिस बकबक कर डाल्टन का सर खाने लगती है, जिसमें डाल्टन भी उसके सामने थोड़ा ओपन अप हो जाता है, उसकी मेलोडी का प्ले कर एंड अपने अंधेरों से फोबिया का बताकर। अब यहाँ मैं बता दूं कि जो 1 साल की मेमोरीज डाल्टन की सप्रेस की गई थी, उसके बारे में उसे सिर्फ ये पता था कि वो उस दौरान किसी बीमारी की वजह से कोमा में था, जबकि रियल रीजन ये था कि उस दौरान द फर्दर में अंधेरों में फंसे रहने की वजह से उसे आज भी अंधेरों से डर लगता था। खैर, नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग डाल्टन अपनी पहली आर्ट क्लास में जाता है, जिसमें उसकी क्लास टीचर आर्मगन सबको अपनी अपनी बेस्ट आर्टवर्क फाड़ने को कहती है, क्योंकि उनकी फिलॉसफी ये थी कि जब वो लोग अपने बेस्ट आर्टवर्क को फाड़ेंगे एंड उसे पीछे छोड़ेंगे, तभी वो लोग उससे बेटर कुछ बना पाएंगे। अब इस फिलॉसफी को कुछ लोग मान के अपने बेस्ट आर्टवर्क को फाड़ रहे थे और कुछ लोग नहीं, लेकिन डाल्टन ने बिन बोले ही अपने बेस्ट आर्टवर्क को फाड़ दिया, जो थी उसकी दादी लॉरेन की ड्राइंग। नॉट जस्ट दैट, अब ये टीचर आगे और एक न्यू टेक्निक का यूज कर 10 से उल्टा काउंटडाउन चालू करती है, जिस दौरान सभी को अपने आंखें बंद कर अपनी सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में जाकर कुछ न्यू आइडियाज बाहर लाने थे अपने आर्ट वर्क के लिए। लेकिन डाल्टन के लिए इस टेक्निक ने उल्टा ही काम किया, क्योंकि कार्ल ने काइंड ऑफ ऐसी ही टेक्निक का यूज कर डाल्टन की मेमोरीज को उसके सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में छुपा दिया था। बट अब इस टीचर की मेहरबानी से वो मेमोरीज गहराइयों से ऊपर आ रही थी, एंड जो चीज सबसे पहले उसके माइंड में ऊपर आई उसकी स्केच डाल्टन ने बना दी, जो थी द फर्दर की वही द रेड डोर, जो कि फिलहाल ब्लैंक थी। बट सूनर वो भी रेड हो गई, क्योंकि वाइल स्केचिंग एक डिमोनिक हाथ ने उस डोर से निकल डाल्टन के हाथ को इंजर्ट कर दिया, एंड उसके खून से वो डोर अपने रियल कलर में आ गई। अब यहाँ आप नहीं समझ पाए तो मैं बता दूं कि वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसी रेड फेस डीमन का था, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। एंड उसके अब इतने सालों बाद दिखने का मतलब ये था कि डाल्टन की मेमोरीज एक्टिवेट होने की वजह से एंड उस लाल दरवाजे को ड्रॉ करने की वजह से वो वापस से हमारी दुनिया से कनेक्टेड हो चुका था, यानी कि वो रेड डोर वापस से खुल चुका था। इतना ही नहीं, जब इधर डाल्टन की पुरानी मेमोरीज एक्टिवेट हुई तो उधर दूसरी तरफ जॉश की मेमोरीज भी एक नाइटमेयर की वजह से एक्टिव हो गई, यानी कि दोनों की मेमोरीज साथ में सप्रेस की गई थी, इसलिए जब एक की खुली तो दूसरी की भी अपने आप ही खुल गई। वाह वाह मेरे लॉजिकल रीजन। एनीवेज नाउ जो कि जॉश हमेशा कंफ्यूज्ड एंड खुद में खोया खोया रहता था एंड उसे हर चीज फॉगी लगती थी, जिस वजह से उसके सारे रिश्ते बिगड़े थे, इसलिए वो फाइनली अब अपनी इस बीमारी का पता लगाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाकर अपना एक MRI स्कैन करवाता है, जिसमें उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं एंड डॉक्टर उसे बच्चों की तरह सिर्फ मेमोरी एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, जबकि जॉश को इन सब की कोई ठोस वजह चाहिए थी जो उसे अब भी नहीं मिली थी। उल्टा जब वो MRI स्कैन मशीन में था तो उसे उधर एक क्रीपी सी आत्मा दिखी थी, जिसपे डॉक्टर से पूछने पर उसने बताया था कि वो 15 मिनट से उस मशीन के अंदर सो रहा था, यानी कि मेमोरीज एक्टिवेट होने की वजह से जॉश की बॉडी से निकलकर ट्रैवल करने वाली पावर्स भी वापस आ गई थी एंड वो उधर सोकर तब द फर्दर में पहुंच गया था, जिस वजह से उसे वो आत्मा दिखी थी। एंड इसका मतलब ये भी था कि तब डाल्टन की भी ट्रैवल करने वाली पावर वापस आ गई होगी, जिसका कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट सीन में ही मिल जाता है। कॉज क्रिस, जिसका आज लास्ट डे था डाल्टन के रूम में, इसलिए वो क्रिस को जबरदस्ती निक नाम के एक लड़के के पार्टी में ले जाती है, जहाँ डाल्टन को वहाँ के बाथरूम में एक उल्टी करते हुए आत्मा दिखती है, जो डाल्टन को उस दरवाजे को बंद करने के लिए वार्न कर रही थी, मतलब कि द रेड डोर को। बट डाल्टन उस बाथरूम के दरवाजे को बंद कर उस पार्टी से डर के क्रिस के साथ वापस अपने रूम में चला आता है। एंड रात में जब वो अकेले बैठे बैठे उस आत्मा के बारे में सोच रहा था तो सडनली उसकी आंख लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अब डाल्टन भी अपने बॉडी से बाहर निकल द फर्दर में इधर उधर ट्रैवल करने लगता है। एंड ट्रैवल करते करते वो अब क्रिस के न्यू रूम में पहुंच उसकी वही मेलोडी का प्ले करता है, जिसकी आवाज सुन क्रिस की नींद टूट जाती है एंड लाइट जलाते ही डाल्टन डर के वहां से भाग वापस अपने बॉडी में चला आता है। बट क्रिस, जिसे ऑब्वियसली डाल्टन दिखा तो नहीं था, लेकिन वो उस मेलोडिका के टोन को पहचान गई थी, इसलिए वो भी तुरंत ही डाल्टन के कमरे में जाकर उसे कन्फर्म करती है, जहाँ पर डाल्टन उस पार्टी वाले आत्मा एंड अभी हुए इंसिडेंट के बारे में उसे सब कुछ सच सच बता देता है। एंड इसलिए क्रिस भी उसे और डर ना लगे एंड उसे कंसोल करने के लिए उस रात उधर ही रुक जाती है, क्योंकि क्रिस ये जानती नहीं थी कि वो भी अब डाल्टन के साथ दलदल में धंसती जा रही थी, बट सूनर वो भी जान जाएगी। खैर
ना इधर दूसरी तरफ जॉश डॉक्टर के बताए मुताबिक अपने मेमोरी एक्सरसाइज करने लगा, जो अब भी काफी वीक थी। बट उसी दौरान सडनली एक घायल आदमी उसके घर में घुस आया एंड उस पर अटैक करने लगा, जिस वजह से वो उससे डर अपने मॉम के कमरे में जाकर छुप गया। बट वो आदमी उधर भी पहुंच गया, विच क्लियरली सिग्निफाइज कि वो एक आत्मा थी एंड ये वही आत्मा थी जो फ्यूनरल वाले दिन से जॉश के पीछे पड़ी थी। बट वो जॉश के पीछे क्यों थी ये हम और जॉश दोनों नहीं जानते थे, बट सूनर दोनों ही जान जाते हैं जब वो आत्मा जॉश को उसके मॉम के क्लोजेट में धक्का मारती है एंड वहां से जॉश को एक बॉक्स मिलती है जिसमें उस आदमी एंड उसके मॉम की कुछ तस्वीरें थी एंड एक हॉस्पिटल टैग एंड एक लेटर भी था, जिसे पढ़ एंड उस हॉस्पिटल टैग के बारे में थोड़ा रिसर्च कर जॉश के होश उड़ जाते हैं, कॉज वो आत्मा किसी और के नहीं बल्कि जॉश के डैड की थी। जबकि उसके मॉम ने उसे ये बताया था कि उसके डैड उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। बट इन रियल अब जॉश को पता चला कि जॉश के डैड को भी आत्माएं दिखती थी, जिस वजह से वो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। बट जब वहां भी उन्हें उनकी बीमारी का कोई समाधान नहीं मिला, तब उन्होंने हॉस्पिटल के ही छत से कूद कर सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वो बीमारी उनके बच्चे को भी लग जाए और ना ही उनकी वजह से उनके फैमिली को सफर करना पड़े। यानी कि बॉडी से निकल ट्रैवल करने वाली पावर्स जॉश के डैड के पास भी थी, जिसे वो ऑब्वियसली एक बीमारी समझते थे और इसीलिए ही उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया अपने बच्चे के लिए, जबकि जॉश अपने डैड को एक भगोड़ा समझता था। बट अब सच जान उसे बहुत अफसोस और दुख हो रहा था, क्योंकि यही सेम चीज अब उसके साथ भी हो रही थी डेल्टन के थ्रू, जो वो अपने बाप को समझता था आज वही डेल्टन जॉश को समझता है। खैर ये तो थी जॉश की सिचुएशन। अब चलिए थोड़ा डेल्टन की भी हालत देख लेते हैं। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग डेल्टन अगेन अपने आर्ट क्लास में जाता है एंड इस बार टीचर आर्मागेन के काउंट करने पर उसे फिर कुछ याद आता है, जिसे वो उस रेड डोर के सामने ड्रॉ कर देता है, जो था एक इंसान अपने हाथ में हथौड़ा लिए। बट वो तस्वीर डेल्टन के माइंड एंड कैनवस में अब भी क्लियर नहीं थी, इसलिए उसका मन और बेचैन हो जाता है सारे सवालों के जवाब जानने के लिए। एंड तब क्रिस उसे एक यूट्यूब वीडियो दिखाती है जो थी स्पेक्स एंड टकर की, जिन्हें हमने इंसीडियस के प्रीवियस पार्ट्स में एलिस के साथ देखा है। एंड इन दोनों ने ही एलिस के साथ मिलकर डेल्टन की मदद की थी उसके बचपन में, बट डेल्टन को ये सब कुछ भी याद नहीं था। ऑल्दो उसे उनके वीडियो से ये जरूर पता चल गया कि डेल्टन वो जो अपने बॉडी से निकल ट्रैवल करता है उसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है, जो कि कोई बीमारी नहीं बल्कि एक अजीबोगरीब किस्म की पावर है एंड ये पावर उसकी खानदानी विरासत है। इतना ही नहीं, उधर एक एलिस की वीडियो से डेल्टन को ये भी पता चल गया कि वो जब एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है तो उसकी आत्मा बॉडी से निकल जहाँ ट्रैवल करती है उसे द फर्दर कहा जाता है, जहाँ स्पिरिट्स हमसे इजिली कनेक्ट कर पाती है। बट इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बावजूद अब भी उस डोर एंड उस इंसान के बारे में डेल्टन को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो अब उस पार्टी वाले आत्मा से दोबारा मिलने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसी ने पहली बार उस रेड डोर को बंद करने की चेतावनी दी थी। बट इस बार डेल्टन ह्यूमन टू स्पिरिट नहीं बल्कि स्पिरिट टू स्पिरिट बात करने का डिसाइड करता है बाय यूजिंग हिज पावर एंड इसलिए वो और क्रिस चोरी छुपे निक के घर जाकर अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, जहाँ पर डेल्टन अपने बॉडी से निकल उस आत्मा को ढूंढने लगता है एंड क्रिस उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इससे पहले कि डेल्टन उस आत्मा तक पहुंच पाता, उधर रेड फेस डीमन आकर क्रिस पे अटैक कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप डेल्टन को अपने बॉडी में वापस आना पड़ता है क्रिस को बचाने, जिसे कि निक ने ऑलरेडी सीपीआर देकर बचा लिया था। बट अब मौत को इतने करीब से देख क्रिस डेल्टन का और साथ नहीं देती, क्योंकि वो समझ गई थी कि डेल्टन जितना ही अपने पास्ट को खो देगा वो लोग भी उतना ही खुदेंगे। लेकिन ये चीज डेल्टन को अब भी समझ नहीं आ रही थी एंड उसे अब भी अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए वो अब नेक्स्ट अपने छोटे भाई फॉस्टर को कॉल करता है एंड वो उससे उसके कोमा के टाइम के बारे में पूछता है, जिसपे फॉस्टर ये बोलता है कि उसे ज्यादा कुछ तो याद नहीं क्योंकि वो बहुत छोटा था उस वक्त, बट उसे उस दौरान काफी लंबे वक्त तक एक नाइटमेयर आता था जिसमें उनके डैड जॉश उन सबको मारने के लिए उनके पीछे भागते थे। यानी कि सेकंड पार्ट का वही लास्ट सीन जब ब्राइड इन ब्लैक ने जॉश को पोजेस कर लिया था, और ये बात उस दौरान डेल्टन भी जानता था क्योंकि वही द फर्दर में गया था अपने डैड के स्पिरिट को वापस लाने के लिए। लेकिन मेमोरी सप्रेस्ड के बाद वो सब कुछ भूल गया और अब जो भी उसे थोड़ी थोड़ी बातें याद आ रही थी वो सारी की सारी नेगेटिव थी, पॉजिटिव उसे कुछ भी याद नहीं आया, क्योंकि अभी फॉस्टर के मुंह से उस नाइटमेयर के बारे में सुन उसने जाकर अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ली, जिससे उस इंसान की तस्वीर अब क्लियर हो गई एंड वो था जॉश अपने हाथ में हथौड़ा लिए। और ये भी वही सेकंड पार्ट का लास्ट सीन है। लेकिन अब इन्हीं आधी अधूरी मेमोरीज की वजह से डेल्टन को ये लगने लगा कि सच में उसके डैड ने बचपन में उन्हें मारने की कोशिश की थी, जिससे उसकी नफरत उसके डैड के लिए और बढ़ गई, जबकि इन रियल उस इंसान ने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया था।
एनीवेज, नाउ इधर दूसरी तरफ जॉश भी अपने सवालों का जवाब ढूंढना चालू करता है एंड वो अपने डैड की सच्चाई जान अब रेने के पास पहुंच जाता है बाकी बचे सवालों का जवाब जानने, जिस पे इस बार रेने भी उसे सब कुछ सच सच बता देती है अबाउट हिज मेमोरी सेपरेशन एंड द रियल रीजन ऑफ द डिवोर्स, जिसे सुन जॉश को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रेने को इस क्रिटिकल सिचुएशन में जॉश का साथ देना चाहिए था जैसे कि वो पहले देती थी, ना कि अपने और अपने बच्चों का सोच मुसीबत से भागना। वेल, नाउ इन सारी सच्चाई एंड वाहियात से रीजंस का सुन जॉशुआ से गुस्से में जाने लगता है, बट तभी फॉस्टर वहां आकर उन्हें डाल्टन की भेजी हुई उस पेंटिंग की इमेज दिखाता है, जिसे देख ये समझ जाते हैं कि डाल्टन किसी मुसीबत में है, जो वो था भी क्योंकि वो फिर से एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू द फर्दर में पहुंच गया था पेंटिंग से उसी हैमर को लिए एंड वो एग्जैक्ट पार्ट 2 के उसी क्लाइमेक्स वाले सीन में पहुंच गया था जब ब्राइड इन ब्लैक द्वारा पोजेस्ड जॉश इन्हें मारने की कोशिश कर रहा था और वो उसी टाइमलाइन में इसलिए पहुंचा था क्योंकि द फर्दर में कोई वक्त या दिन काम नहीं करता, ये बस आपके फेयर को फॉलो कर आपको उस जगह पहुंचा देती है, और जो कि डाल्टन को अब भी याद नहीं आया था कि उसके डैड वो सब अटैक पोजीशन के हालत में कर रहे थे, इसलिए उसके लिए उसकी कहानी का फेयर पॉइंट एंड मेन विलेन अब भी उसके डैड जॉश ही थे। खैर, नाउ अब डाल्टन पार्ट 2 के उस सीन में पहुंच जाता है जब छोटा डाल्टन अपने डैडी जॉश की स्पिरिट को वापस लाने द फर्दर में गया था एंड उसी दौरान ब्राइड इन ब्लैक यानी कि पोजेस्ड जॉश छोटे डाल्टन की बॉडी को हथौड़े से मार नहीं वाला था, बट तभी अपना बड़ा डाल्टन जो उधर खड़ा सब कुछ देख रहा था वो उधर खुद के छोटे वर्जन को बचाने के लिए जॉश यानी कि ब्राइड इन ब्लैक से भिड़ जाता है एंड इस झड़म पट्टी में ब्राइड इन ब्लैक उसे पहुंचा देती है रेड फेस डीमन के उसी क्लासिकल वाले अड्डे पे, क्योंकि ये सब रेड फेस डीमन का ही प्लान था शुरू से अपने फर्स्ट पार्ट के अधूरे काम को पूरा करने के लिए, जिसमें वो फाइनली सक्सेसफुल भी हो जाता है क्योंकि अब वो डाल्टन की स्पिरिट को अपने अड्डे पे कैद कर खुद पहुंच जाता है डाल्टन की बॉडी में एंड उसे पोजेस्ट कर वो अपना कार्यक्रम चालू करता है जिसकी शुरुआत वो क्रिस से करने वाला था क्योंकि उसके एक्स्ट्रा बकबक से शायद उसका भी भेजा फ्राई हो गया होगा, बट इससे पहले कि वो क्रिस की बकबक बंद करता उधर अब जॉश की स्पिरिट पहुंच जाती है एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू, जिससे कुछ देर के लिए रेड फेस डीमन का ध्यान तो भटक जाता है लेकिन जॉश ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं कर पाता क्योंकि रेड फेस डीमन तुरंत ही अपने पावर्स का यूज कर उसे वहां से द फर्दर में दूर धकेल देता है जहां जॉश को भी प्रीवियस पार्ट्स के कई सारे सीन्स दिखते हैं क्योंकि एज आई से प्रीवियसली कि द फर्दर में टाइम एंड डेट कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन द फर्दर में भटकने से जॉश को ये फायदा जरूर हो जाता है कि उसे रेड फेस डीमन का वही अड्डा मिल जाता है जहाँ पे डाल्टन की स्पिरिट कैद थी एंड इसलिए वो भी और टाइम वेस्ट ना करते हुए डाल्टन को चेन से फ्री कर वहां से ले जाने लगता है, बट डाल्टन अब भी अपना वही पुराना राग गा रहा था कि आपने ये किया था, आप वो हो, आप ये हो, कोई इस चुतिया को चुप कराओ यार। एनीवेज, नाउ जो कि जॉश फिर से फर्स्ट पार्ट की तरह ही डाल्टन को रेड फेस डीमन के चंगुल से छुड़ा कर ले जा रहा था, इसलिए रेड फेस डीमन भी क्रिस को मारना एंड डाल्टन की बॉडी छोड़ उन्हें रोकने वहां पहुंच जाता है, बट तब तक ये दोनों ऑलरेडी उस रेड डोर से बाहर जा चुके थे। लेकिन तभी इधर दूसरी तरफ खाली पड़े डाल्टन के बॉडी पे अब कई सारे स्पिरिट्स भी कब्जा करने पहुंच गए थे जिनसे क्रिस उसकी बॉडी को गार्ड कर रही थी। इधर जॉश भी उस रेड फेस डीमन को रोकने के लिए खुद उस रेड डोर के सामने अड़ जाता है ताकि डाल्टन सही सलामत अपने बॉडी तक जा सके एंड यहाँ फाइनली अब जाकर डाल्टन को भी थोड़ी अकल आई एंड उसे रियलाइज हुआ कि उसके डैड कातिल या वैसे नहीं है जैसे वो उन्हें समझता था एंड इसी रियलाइजेशन के साथ वो अपने डैड का कहा मान अपने बॉडी में पहुंच गया, जिससे वहां मौजूद सभी आत्माएं वापस लौट गई एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी और क्रिस की जान तो बच गई। लेकिन इधर जॉश अब भी उस रेड डोर के सामने अड़ा हुआ था क्योंकि वो रेड फेस डीमन अभी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था एंड इसलिए अपने बेटे को सेफ रखने के लिए जॉश उस दरवाजे के सामने हमेशा के लिए गार्ड देने का डिसाइड करता है, मतलब कि वो भी अपने डैड की तरह ही अपने बेटे के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहा था। बट थैंकफुली ऐसा ज्यादा देर नहीं चला क्योंकि उधर डाल्टन अपने उस रेड डोर वाले पेंटिंग पे ब्लैक पेंट कर उसे पूरी तरह से ढक रहा था, जिससे यहाँ भी वो रेड डोर अंधेरों में खोने लगा एंड उस रेड फेस डीमन के एक आखिरी ट्राई करने के बावजूद वो पेंटिंग ब्लैक पेंट से पूरे ढकते ही रेड फेस डीमन भी अगेन उस रेड डोर के पीछे कैद हो गया एंड उस दरवाजे के ऊपर की लाइट्स भी बंद हो गई। अब अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं बता दूं कि सब कुछ डाल्टन के उस डोर को ड्रॉ करने के बाद से शुरू हुआ था जो कि बेसिकली उस रेड फेस डीमन के घर का डोर है एंड अभी उस पेंटिंग के नष्ट होती वो दरवाजा भी बंद हो गया। खैर, ना वो दरवाजा तो बंद हो गया था लेकिन जॉश अब भी द फर्दर के अंधेरों में फंसा हुआ था क्योंकि उसने अपनी लालटेन डाल्टन को दे दी थी एंड द फर्दर में यहाँ से वहां जाने के लिए एक लालटेन की जरूरत हमेशा पड़ती है जो कि हमने इस पार्ट और इसके प्रीवियस पार्ट्स में देखा ही है। इसलिए जैसे जॉश ने अपने बेटी की मदद की थी लालटेन देकर, ठीक उसी प्रकार वह अब जॉश की डैड की आत्मा आकर उसे अपना लालटेन दे देती है, जिससे जॉश इजिली वापस से अपने बॉडी में चला आता है जो कि रेने के घर पे था और कुछ इस तरह अंततः ये लैम्बर्ट फैमिली काइंड ऑफ फिर से एक हो जाती है ओवर द फोन। क्या मस्त राइटिंग है।
एनीवेज नाउ जॉश रेने से बेस्ट विशेस लेकर वहाँ से निकल डाल्टन से उसके कॉलेज मिलने जाने का प्लान करता है, बट तभी उसे उधर एलिस दिखती है, जिसे देख उसे वो बहुत फेमिलियर तो लगती है बट उसे अब भी कुछ याद नहीं आता। एंड एलिस यानी कि उसकी आत्मा जॉश को कहीं भटक मत जाना ये बोलकर वहाँ से गायब हो जाती है, जिस पर जॉश भी उसकी बात को समझ डाल्टन के पास पहुंच जाता है। एंड ही नोटिस्ड कि फाइनली डाल्टन ने उसकी पेंटिंग भी बनाई थी, जिससे हमें इन दोनों बाप बेटे की दूरियां खत्म होते हुए नजर आती है। एंड अंततः सारे मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बहुत ही गंदी राइटिंग के बाद ये मूवी एक अच्छे नोट पे एंड होती है। बट इन द पोस्ट क्रेडिट सीन हम फिर से उस रेड डोर के ऊपर वाली लाइट को ब्लिंक करते हुए देख पाते हैं और कुछ इस तरह अपने आगे आने वाले पार्ट्स का एक छोटा सा हिंट देते हुए ये मूवी इधर ही एंड हो जाती है। अब इन माय ओपिनियन ये मूवी इन सीरीज जैसे अच्छे फ्रेंचाइजी की सबसे बेकार मूवी थी। ना राइटिंग अच्छी, ना कैरेक्टर्स के यूजेस अच्छे और ना ही कोई ढंग का जंप स्केयर। और रेड फेस डीमन जिसकी वजह से ये फ्रेंचाइजी इतनी फेमस हुई थी उसकी तो वाट ही लगा कर रख दी। इंसीडियस द रेड डोर नाम सुन के तो ये लगा था कि फाइनली हमें रेड फेस डीमन की बैक स्टोरी पता चलेगी, जैसे पार्ट 2 में ब्राइड इन ब्लैक की पता चली थी। और इस मूवी में रेड फेस डीमन अपने फुल फ्लेज पावर में वापस आकर अच्छा खासा तांडव करेगा। बट हमें मिला क्या, एक बेचारा बाप एंड एक चूतिए बच्चे की बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग। इन शॉर्ट रेड फेस डीमन की वापसी पूरी बर्बाद। बट अगर ये एक्सप्लेनेशन सुन आपका वक्त बर्बाद ना हुआ हो तो देन प्लीज इसे एक लाइक एंड नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियोस जल्दी बनाने की मोटिवेशन मुझे मिलती रहे। एंड इफ अगर आप इस चैनल पे नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन इन ऑल, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें, वरना यू नो ना क्या होगा। खैर तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।